हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग 4 बजे जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है आज हमारा एनसीएफ 2005 करिकुलम जो है कंटेम्प्रेरी जो है हम इसको सीरियल वाइज लेके चल रहे हैं। कंटेम्प्रेरी में ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। तो हम अभी जो है 1992 का लास्ट क्लास जो हमारा 43rd क्लास जो था उसमें हमने 1992 का क्लास किया कि उसमें जो है 1986 को कैसे रिवाइज जो है नेशनल पॉलिसी को फिर से बनाया गया 1992 में। आज हम करेंगे 1992 के बाद 2005 में जो है क्या चेंजेस आए। करिकुलम को पूरी तरह से चेंज किया गया, पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया और एक्चुअली में 2005 से ही जो है चेंजेस आए हैं। वो अभी तक हम बोले कि 2020 के पहले से तब तक सभी उसी तरह से चलते आए हैं। इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण एक बार फिर से हुआ है, शुरुआत से हुआ है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर जगह पे एनसीएफ 2005 मिलता है। ये अगर आपको मैं बोलूँ कि आप लोगों का ये टेट सी टेट हर जगह का ये फेवरेट, मतलब ये एजुकेशन में आप बोल ही सकते हो कि ये एक तरह से मील का पत्थर है, तो इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये पहले हुआ कब हम वो देखें तो 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2004 में पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हिस्ट्री हमें जानना जरूरी है। ये स्टार्ट कैसे हुआ 1992 तक, अभी तक हमें एजुकेशन की हिस्ट्री पता है कि इंडिया में क्या हो रहा था। अब 2005 में देखते हैं कि क्या हुआ। तो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 में बुलाई गई सभा में निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि 21st सेंचुरी में जो है हमें करिकुलम को चेंज करना है और उसमें हमें नए नए चीज़ें लेकर आनी है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार करने के लिए मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग में 5 सभाओं का आयोजन करके नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार किया गया। पाठ्यक्रम में सभी SCERT के सचिव, देश के सभी परीक्षा बोर्डों का सहयोग लिया गया। गहन अध्ययन के उपरांत विस्तार से तर्क वितर्क करके नए पाठ्यक्रम में निम्न सुझाव को ध्यान में रखा गया। तो देखिए इसका हिस्ट्री हम लोग यही बोल सकते हैं कि 2004 में 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में बहुत सारी सभाएं बुलाई गई और उसमें ये डिसाइड किया गया क्योंकि 21वीं शताब्दी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करनी है हमारे एजुकेशन में और स्पेशली पाठ्यक्रम में, करिकुलम में। तो उन्होंने वो सभा बुलाई गई, सभी से जो है सजेशन लिए गए, सुझाव लिए गए। SCERT के सचिव जो थे वो उन लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए। सभी देश के सभी परीक्षा बोर्ड चाहे CBSE हो, ICSE हो, NCERT हो, कोई भी जो भी थे तो सभी ने जो है इसमें अपना भाग लिया और इन लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। एक्चुअली में इनका सुझाव क्या था आइए देखते हैं। सबसे पहला सुझाव इन्होंने दिया कि संविधान में सुधार करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को दिशा निर्देशक अधिकार की अपेक्षा मूल अधिकारों में सम्मिलित कर माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए। तो सबसे पहला जो सजेशन दिया गया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं हमारे एजुकेशन का जो बेस है प्राइमरी है, तो इन्होंने बोला गया कि जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा है उन लोगों को जो है एक इंस्ट्रक्शंस को छोड़ करके हम जो उनके अधिकार है, अधिकार दैट मीन्स मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमें हमारे वैसे राइट्स आते हैं जिनको पाने का हमें पूर्ण तरीके से अधिकार होता है, जिसमें शुल्क ना लगे, वो हमें मिले ही। तो यही सजेशन दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा तक जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, अनिवार्य रूप से कंपलसरी 10 तक जो है बच्चों की शिक्षा कंपलसरी की जाए और वो भी निःशुल्क की जाए। तो ये 2005 में ये पाठ्यक्रम में ये निर्णय लिया गया कि पहले ऐसा था ना कि
14 साल तक के बच्चे को। तो अब इसको एजुकेशन के डिपार्टमेंट से देखा जाने लगा और बोला गया कि प्राइमरी एंड माध्यमिक दोनों जो हमारे मेन बोल सकते हैं एजुकेशन का बेस है, इन लोगों यहाँ तक जो है बच्चों को बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए, क्योंकि ये बच्चों के जो है मूल अधिकारों में इसको रखा जाए और बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क बिना किसी पैसे के जो है इतनी शिक्षा दी जाए। ये 2005 में सबसे पहला सुझाव जो था यही था। दूसरा हमारा सुझाव क्या था? दूसरा हमारा सुझाव जो बना है वो हमारा उनके द्वारा जो बना उसमें बोला गया कि परंपरागत विरासत तथा संस्कृति और आधुनिक संस्कृति एवं सभ्यता का पाठ्यक्रम में समन्वय किया जाए। उनका ये कहना था ऐसा नहीं है कि हम अपने एजुकेशन को अपडेट कर रहे हैं तो हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को, जो हमारी कल्चर है, उन चीज़ों को हम भूल जाएं। उन्होंने ये बोला कि हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर और जो हमारा मॉडर्न कल्चर है दोनों को इंक्लूड करके पाठ्यक्रम में रखा जाए, दोनों को जो है वो बोल सकते हैं कि जगह दी जाए। ये बोला गया दूसरे सुझाव में। आइए देखते हैं तीसरा सुझाव। तीसरा सुझाव था पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, जिसमें सामाजिक परिवर्तन वातावरण के अनुकूल घटाया और बढ़ाया जा सके। जैसे इतिहास के विषय में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजों का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाने के बाद सिखों का इतिहास और पंजाबी भाषा सीखना ऐच्छिक विषय रह गया है। तो तीसरा सुझाव जो दिया गया, जो भी हम करिकुलम बनाए वो लचीला हो, उसमें हम टाइम टू टाइम पे चेंज करें। ऐसा नहीं कि अगर पाठ्यक्रम बन जाए तो वो बन जाए और वही जो है चलता रहे सालों साल। तो ये बोला गया कि टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे समाज में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जिसको अगर हम चाहें तो टाइम टू टाइम चेंज करें। उसमें जो इम्पोर्टेंट, अगर हमें हिस्ट्री में अगर कोई लगे ऐसा कि हिस्ट्री का पार्ट ये इंक्लूड कर देना चाहिए तो बीच में हम इंक्लूड करें। हमें ऐसा लगे कि साहित्य में, हिंदी में, इंग्लिश में, लिटरेचर में कुछ ऐसे और भी बोल सकते हैं मोटिवेशनल लोग हैं जिनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए बच्चों को, उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर पाए। तो तीसरा इनका जो सुझाव था कि हम जो भी करिकुलम बनाएं वो लचीला हो, उसको टाइम टू टाइम पे हम मॉडिफाई कर पाए, चेंज कर पाए। चेंज मतलब पूरा चेंज नहीं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा सके। चौथा इनका पॉइंट क्या था? प्रजातांत्रिक सफलता के लिए नागरिकों को दिशा निर्देश और मूलाधिकार, कर्तव्य और प्रजातांत्रिक भावना के विकास को सिद्धांतों में समावेश करना चाहिए। चौथा सुझाव ये दिया गया कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन लोगों को दिशा निर्देशक क्या है, मूल अधिकार, उनका अपना जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, कंट्री को के तरफ जो है उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जो भावना जो है वो कैसी होनी चाहिए, इन सब का जो है ज्ञान, इन सब के जो सिद्धांत है वो उनको पाठ्यक्रम में दिए जाए ताकि वो अपने राइट्स को, अपने जो भी चीज़ें हैं, जो उनका कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटीज़ है, उनको अच्छी तरीके से समझे और उनको आगे जा कर के रियल लाइफ में भी निभाएं। तो चौथा सजेशन जो था ये इनके ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स से लेकर के था कि हम ऐसी चीज़ें जो है अपने करिकुलम में ऐड करें जिससे उनको ये चीज़ों का पता चले। पांचवा था पाठ्यक्रम में सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी प्रगति का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। देखिए पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा गया, सुझाव रखा गया, वो था कि जो हम करिकुलम दे रहे हैं उसमें हम सतत प्रक्रिया यानी कि जो है कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस भी दें, कंटिन्यूअस प्रोसेस का सिद्धांत हो। इसमें क्या हो कि जो हम सब्जेक्ट बच्चों को दे रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, वो सामाजिक हो, सोसाइटी के बारे में सोशल हो, फिर उसके बाद से जो है पॉलिटिकल हो, जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो हमारे कंट्रीज में पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में हो, इकोनॉमिकल हो, आर्थिक चीज़ों का भी उनको पता हो, साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक चीज़ों का पता हो, वैज्ञानिक चीज़ों का उनको नॉलेज मिले, तकनीकी
हो, टेक्निकल पार्ट्स का भी उनको नॉलेज मिले, तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान उनको हो, और साथ ही साथ इन सारे चीज़ों का कितना ज्ञान उनको हो रहा है उसका मूल्यांकन भी होते रहे, उसका इवेल्युएशन भी होते रहे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हमने तो इंक्लूड कर दिया, उनको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़े, नहीं। तो टाइम टू टाइम पे कंटिन्यूअस इवेल्युएशन भी होते रहना, जो कि हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है बच्चों का। तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के बारे में हमारा जो है 5th पॉइंट रखा गया था सुझाव में। 6 पॉइंट जो रखा गया, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंगहीन और आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए। क्षेत्र, धर्म, जाति आदि का आधार पर किसी प्रकार का शिक्षा में भेदभाव नहीं रखा गया। देखिए 6ठा पॉइंट जो रखा गया उन समुदाय के लिए, उन कम्युनिटीज के लिए रखा गया जो कि पिछड़े हैं, जिसमें से महिलाओं का भी एजुकेशन जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वुमेन एजुकेशन के बारे में सोचा गया। SC ST जो होते हैं कास्ट वाइज जो पिछड़े हुए हैं, जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग है, उन लोगों के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में, ये सब सोचा गया और बोला गया कि सभी को जो है इक्वल एजुकेशन दी जाए, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है दी जाए, समान अवसर दिए जाए, समान शिक्षा के अवसर दिए जाए, ये सुझाव जो है रखा गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बोला गया है कि इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। ये तो पहले से चला आ रहा था लेकिन फिर से इसको बोला गया है। चलिए, ये हमारे 6 पॉइंट्स जो कि सुझाव के तौर पे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण, वैसे तो दिए बहुत सारे गए थे लेकिन ये पहले वाले ही थे, कुछ नया जो था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आइए देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने विश्व स्तरीय पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके पूरे तर्क वितर्क के उपरांत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। अब यहाँ से पाठ्यक्रम बना दिया गया, सुझाव दिया गया, उसके बाद सबने बोला ठीक है अब हमें पाठ्यक्रम बनाना है, उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया। सबसे पहला, सभी को शिक्षा और सम्मान, इक्वल एजुकेशन टू ऑल एंड रिस्पेक्ट भी। परमात्मा ने विश्व के सभी नागरिकों को शारीरिक, अंग, देह और बुद्धि समान दी है, किसी से भेदभाव नहीं रखा है, इसलिए विश्व के सभी नागरिकों को शिक्षा और सुख सुविधा भी मिलनी चाहिए। यूनेस्को ने विश्व के सभी नागरिकों को शिक्षा और मान सम्मान देने पर बल दिया है। भारत में सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने के लिए यूनेस्को ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसलिए अनुसूचित जनजाति, अंगहीन और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं देकर शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय किया। तो जो ये इक्वल एजुकेशन की बात हुई, इसमें यूनेस्को ने भी साथ दिया और उन्होंने भी बोला, उन्होंने आर्थिक सहायता भी की, बोला कि सभी बच्चों को माध्यमिक तक यानी कि 10th तक जो है निःशुल्क, फ्री में और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए और बिल्कुल दी जाए, इसमें उन्होंने सहायता भी की है। दूसरा जो करिकुलम में रखा गया मातृभाषा, लैंग्वेज को लेकर के, जैसे कि आप जानते हैं हमेशा से प्रॉब्लम जो है इंडिया में चलते आ रहा है। आइए देखते हैं 2005 में क्या चेंज हुआ इसको लेकर के। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें शीघ्र सीखने के लिए मातृभाषा सीखनी चाहिए। तो हिंदी भाषा जो राज्य था उसमें बोला गया हिंदी में शिक्षा, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर भी हिंदी पर फोर्स किया गया। तीसरा, राष्ट्रीय भाषा, देश के नागरिकों से मेल मिलाप, देश के कार्यों में सक्रियता, आदान प्रदान, व्यवहार और व्यापार आदि के लिए पूरे देश के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा ने देवनागरी लिपि का ज्ञान समझने, जानने, लिखने और पढ़ने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा हिंदी देश के सभी विद्यार्थियों को सीखनी अनिवार्य है, हिंदी सब जगह पे अनिवार्य कर दिया गया। चौथा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, विश्व में एक दूसरे से वार्तालाप,
तालमेल, आदान प्रदान, व्यवहार, व्यापार तथा संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा जानना आवश्यक है। इसलिए आयोग ने अंग्रेजी भाषा सीखने का सुझाव दिया है जिससे विश्व में व्यापार, व्यवहार और संबंधों में प्रगति हो। तो अंग्रेजी भाषा को भी सीखने का सुझाव दिया गया, लेकिन हिंदी भाषा को जो है हर जगह कंपलसरी किया गया। गणित को लेकर क्या हुआ, मैथ्स को लेकर, गणित व्यवहारिक एवं व्यापारिक विषय है। प्रत्येक पारिवारिक व्यक्ति को लेन देन करना पड़ता है। किसी भी उद्योग व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, देश विदेश से लेन देन आदि के लिए गणित विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो गणित को भी अनिवार्य कर दिया गया। सामाजिक विज्ञान, बच्चा परिवार में जन्म लेता है। पारिवारिक सदस्य उससे संबंध, आस पड़ोस, समुदाय, समाज, देश विदेश में भ्रातृत्व, प्रेम भाव, मित्रता और सामाजिक संबंध बनाना आवश्यक है। समाज में रहने के लिए सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। तो सामाजिक ज्ञान भी जो है आवश्यक कर दिया गया। विज्ञान, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विश्व में नए आविष्कार, वैज्ञानिक अनुभवों की होड़ लगी हुई है। इसलिए उत्पादकता, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वैज्ञानिक विकास व अनुभव का उपयोग किया जा सके। तो इसको भी माध्यमिक तक जो है अनिवार्य किया गया, साइंस को भी और सोशल साइंस को भी। नैतिक शिक्षा एवं संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है। परंपरागत संस्कृति में अनेक अनुभव और विशेषताएं छिपी हैं। परंपरागत संस्कृति हमारी वर्तमान एवं भावी विरासत है। एक दूसरे से अच्छे व्यवहार के लिए नैतिक शिक्षा और संस्कृति अच्छे राष्ट्र, समाज एवं राष्ट्र का आधार है। तो ये भी जो है कंपलसरी नहीं किया गया, लेकिन हाँ इसकी भी शिक्षा देने की बात कही गई। कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान और कंप्यूटर के कारण पूरा विश्व छोटा होता जा रहा है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल और आवागमन के आधुनिक साधनों से इतने बड़े संसार को छोटा सा बना दिया है। विश्व के किसी भी एकांत क्षेत्र की सूचना मिनटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। कंप्यूटर ने भी व्यापार, व्यवहार, उद्योग और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन ला दिया है। आज कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर नॉलेज को भी जो है वो रखा गया किसमें, हमारे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में। पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक, अभिभावकों और समुदाय का बहुत योगदान है। ग्रामीण, ब्लॉक, जिला शिक्षा समितियों का शिक्षा के विकास में सहयोग आवश्यक है। खेल प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिता एवं कार्यानुभव प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस के अवसरों पर पंचायती राज के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया जा सकता है। फिर 12वां नंबर है पाठ्यक्रम का उत्पादकता से संबंध। अब करिकुलम को जो है प्रोडक्टिविटी से जो है जोड़ा जाने लगा। अब शिक्षा बौद्धिक ज्ञान तक सीमित ही नहीं है। शिक्षा के विकास का संबंध उत्पादकता से जोड़ा गया है। देश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने के लिए कृषि, बागवानी, हस्तकला, टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, जिससे देश का उत्पादन बढ़े और नागरिकों को रोजगार मिले। तो पाठ्यक्रम को प्रोडक्टिविटी से, उत्पादकता से जोड़ा गया कि जिससे बच्चों को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना उनको जो है अपने आने वाले लाइफ में जो सरवाइव करें या फिर जो उसमें सीखे, समझे कि किस तरह से जो है उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जहाँ पे पाठ्यक्रम 21वीं सदी के लिए बनाया जा रहा था, उसमें इंक्लूड किया गया। पाठ्यक्रम के ज्ञान को परखने, जांचने, सफलता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन, जो इवैल्यूएशन मेथड था उसको चेंज करने की बात कही गई। परंपरागत परीक्षण, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा केवल पाठ्यपुस्तकों, कक्षा का ही परीक्षा होता था, बहुत संकुचित था। अब निरंतर, व्यापक और विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसलिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान भरने, मौखिक मूल्यांकन, कक्ष के बाहर का भी मूल्यांकन, जिसमें विद्यार्थियों का समस्त प्रक्रियाओं और सहभागी क्रियाओं का मूल्यांकन करके वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाए। देखिए,
मूल्यांकन में बहुत अच्छी तरीके से चेंज किया गया। इवन मैं बोलूँगी कि ये पॉजिटिव चेंज था। जैसे पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल या तो रिटन टेस्ट ले लिया गया, एग्ज़ाम लिया गया जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ दे दिए गए, इस तरह से कुछ टेस्ट हो जाता था। लेकिन जो 2005 का फ्रेमवर्क बना उसमें ये बातों पे ध्यान रखा गया और क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न जो है सेट किया गया, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद से ओरल जो है एग्जाम, दैट मीन्स जिसको हम लोग वाइवा बोलते हैं, क्लास के बाहर दैट मीन्स की करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, खेल में आप कैसे हो, कल्चरल प्रोग्राम में कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, स्कॉलास्टिक जो है वो कैसी है, मतलब आप किस तरह से सबसे बात करते हो, नेचर कैसा है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को है जो है वो मूल्यांकन में इंक्लूड किया गया। और ये बोला गया कि बच्चों का जो मूल्यांकन हो, इवेल्युएशन हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किया जाए और तब बच्चों का जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाए। इस तरह से जो है मूल्यांकन की पद्धति रखी गई। अध्यापकों के पूर्व प्रशिक्षण ने सेवाकालीन प्रशिक्षण में सजा व्यवस्था को समाप्त करके बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया। यहीं से 2005, याद रखिएगा, बोला तो बहुत पहले से जा रहा था कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन 2005 एनसीएफ जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है, यहाँ से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। पूरी तरीके से कंपलसरी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किया गया। प्रशिक्षण में शैक्षिक सहायक सामग्री उपकरण का प्रयोग, नई नई तकनीक जो भी पढ़ाना है उसमें टीचिंग एड जो है वो यूज़ करना, नए नए जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करना, विधि जो अध्यापन विधि है उनको और इंटरेस्टिंग बनाना, सरल बनाना, जिससे कि बच्चों को समझ में आए, उनके दिमाग को सोच करके जो है विधि का चूज़ करना, मेथड को चूज़ करना, ये सारी चीज़ों का जो है पूरी तरीके से विवरण एनसीएफ में दिया गया। ये बहुत पॉजिटिव हुआ था और इसका अभी तक हम लोग रिजल्ट देखे तो है, रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही है। विद्यालय में भवन, पानी, बिजली, आधुनिक उपकरण, टेलीविजन और कंप्यूटर आदि की सभी आधुनिक सुविधाएं देकर शिक्षा में गुणवत्ता और विस्तार पर बल दिया गया। जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट के लिए कि सही जगह हो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर पढ़ने वाला वातावरण ही बच्चों को नहीं मिले तो पढ़ने में तो प्रॉब्लम होगी। तो सफिशिएंट बिल्डिंग हो, सही बिल्डिंग हो, पानी का वहाँ पे जो है वो हो, क्योंकि पानी बच्चे ऑफकोर्स वहाँ पे हैं तो उनको पानी जो है उपलब्ध करवाया जाए, बिजली हो, सफिशिएंट लाइट हो उनके पास, जो भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो सारे उपकरण मिले, टेलीविज़न, कंप्यूटर पढ़ाने में यूज़ किया जाए, और भी जो भी सुविधाएं हैं वो बच्चों को दी जाए। जो हमारा ट्रैवलिंग बोल सकते हैं कि जो ये है आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है, आवागमन में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बस का, रेलगाड़ी, विद्या, ये सारी चीज़ें जो है उसको जो है प्रोवाइड किया जाए। जो स्टूडेंट्स हो उनसे जो है कम पैसा लिया जाए, जो भी भाड़ा होता है, जो बच्चों को किराया देना पड़ता है वो कम दिया जाए। स्टूडेंट्स हैं इसलिए उनको किराया कम देना पड़े। ऐसी सुविधाएं जो है एनसीएफ में रखी गई। तो ये बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं इसमें जो है ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं एनसीएफ की वजह से। एनसीएफ 2005 की वजह से बहुत अच्छा करिकुलम बना करके दिया गया, जिसको फॉलो, इसलिए हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है पहले से बेटर हुआ है इसकी वजह से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका अभी और भी पार्ट है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्या है, और भी इसके 2-3 टॉपिक हैं जो कि मैं कल फिर से लेकर आऊँगी। एनसीएफ 2005 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए ही नहीं, आपको आगे जाकर के टेट, सीटेट में भी बहुत हेल्प करेगा, तो इसीलिए इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जहाँ से कोई भी एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रहे इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिपिक्ट्स अ विजन ऑफ व्हाट इज डिजायरेबल फॉर आवर चिल्ड्रन। इट विशेस टू हेल्प दोज हु आर इन्वॉल्व विद चिल्ड्रन एंड देयर स्कूलिंग विद द बेस ऑन विच दे कैन मेक चॉइसेस दैट डिटरमाइन द करिकुलम। तो करिकुलम बनाने के लिए यहाँ पे टोटली जो है बच्चों को देखा गया, चाइल्ड सेंटर। 2005 का अगर मैं की पॉइंट बोलूँ कि क्या था, तो करिकुलम हमारा चेंज किया ही गया।
बहुत सारे टेक्निकल जो है कोर्सेस इसमें इंक्लूड किए गए। बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक पूरी अच्छी तरीके से इवेल्युएशन प्रोसेस बना दिया गया, जिसमें कि बच्चों के खेल, स्कॉलिस्टिक, ये सारी चीज़ों को लिया जाने लगा, उनके बिहेवियर और वो सारे इवेल्युएशन में मतलब मूल्यांकन जो होता था उसमें चेंजेस हुए। फॉर्मेटिव, समेटिव एग्जामिनेशन जो है फॉर्मेट वहाँ पे बताया गया, एफए होने लगा, एसे होने लगा, इसके अकॉर्डिंग चलने लगा। मूल्यांकन, इसका जो की पॉइंट है, सबसे पहला की पॉइंट है कि यहाँ से एजुकेशन जो है फुल्ली चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, पूरी तरीके से बच्चों को देख करके ही बनाया गया करिकुलम और चाइल्ड सेंटर हुआ। दूसरा की पॉइंट था कि इवेल्युएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, जो मूल्यांकन की पद्धति थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए, और जो फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती थी उसमें चेंजेस किए गए, कंपलसरी किया गया। एक्चुअली था तो पहले से भी कि हाँ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसको कंपलसरी किया गया। तो इस तरह से इसमें किसके जो है कुछ की पॉइंट्स है जो कि बहुत आगे जाके हमारे लिए फायदेमंद हुए। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है चाइल्ड सेंटर बना करके जो उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, लिंकेज ऑफ नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ऐसे नॉलेज उनको प्रोवाइड किए जाए जो कि स्कूल से निकलने के बाद उनको यूज़ हो, वो जैसे कि स्किल्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाने लगा, हस्तशिल्प और ये सब स्किल्स उनका डेवलप किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई। तो ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश के स्टूडेंट एग्जैक्टली वैसे ही लिख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हिंदी के स्टूडेंट्स भी इसमें लिखेंगे क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा लेकर आई नहीं हूँ। एग्जैक्टली आपको जितना लिखना है वही चीज़ें जो है आपको मिली है। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ देना है। सुझाव उन्होंने जो दिए थे वो नंबरिंग करके आप 6 सुझाव है, 6 वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से पाठ्यक्रम जो निकाला गया वो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को लिया गया, क्यों लिया गया, ये सारी चीज़ों को, तो आपको यहाँ पे टोटल 14 जो है सब्जेक्ट्स को लिया गया है। ये सारी चीज़ों को आप डील कर देंगे अच्छी तरीके से। और ये NCF हुआ, और हम इसका ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 लेकर आएंगे और इतना आप बना करके रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स कल 4 बजे और आप लोग के NCF पार्ट 2 के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।